बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अर्तुगरुल गाजी और उनका बेटा उस्मान, जिसने खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी, बड़े तगड़े लोग थे, बड़े पक्के मुसलमान थे और उन्होंने 650 साल तक अपने असूलों के ऊपर हुक्मरानी की है और खिलाफत चलाई है। मुसलमानों का झंडा और इस्लाम का झंडा उन्होंने बुलंद रखा है और दुनिया से हार नहीं मानी। बहुत सारी जंगें लड़ी हैं, बहुत सारे इलाके फतह किए हैं और इस्लाम को बेशुमार इलाकों तक फैलाया है। लेकिन उसके बाद फिर ज़वाल आया, ज़वाल लंबा होता चला गया और 100 साल के बाद अब वो माहदा ख़त्म होने जा रहा है, जिसको माहदा लोज़ान कहते हैं। ये माहदा क्या था? जब उस्मानिया खिलाफत का खात्मा होता है तो बरतानिया अपने हलीफों के साथ मिलकर तुर्की को मजबूर करता है कि वो अपनी बाउंड्री में बंद हो जाएं और 5 शराइत रखता है। वो 5 शराइत आज भी फ्रांस के अंदर मौजूद हैं। वहाँ पे उनके पास एक जगह पे उन्होंने फ्रेंच के अंदर लिखा हुआ है, माहदा उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। इस माहदे के अंदर जो अहम चीज़ें हैं 5 हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1, खिलाफत उस्मानिया ख़त्म कर दी जाएगी। बाद में उसके जानशीनों को कत्ल किया गया, उनको गायब किया गया, उनको जला वतन तक कर दिया गया और उनके असासे ज़ब्त कर लिए गए। और उनके असासे जब ज़ब्त किए गए तो 3 बरयाज़मों के अंदर बेशुमार मालो दौलत था, बहुत सारी जायदाद थी जो सारी बरतानिया और उसके हलीफ ममालिक के पास चली गई। उसके बाद तुर्की को एक सेकुलर रियासत बना दिया गया, उसमें से इस्लाम को ख़त्म कर दिया गया, खिलाफत के ऊपर पाबंदी लगा दी गई और तुर्की के ऊपर एक और पाबंदी लगी कि पेट्रोल नहीं निकाल सकता या मदनियात नहीं निकाल सकता, अपने मुल्क से भी और बाहर भी कहीं से नहीं निकाल सकता, ना ड्रिलिंग कर सकता है, चाहे पेट्रोल नीचे मौजूद हो, ये सिर्फ पेट्रोल खरीदेगा। ये बहुत बड़ी ज्यादती थी जो उनके साथ हुई। बासफोर्स का एक उनके पास समंदर है, बहुत ज़बरदस्त उनकी बंदरगाह है, उसको बैन अल-अक़वामी करार दे दिया गया। जो मर्जी यहाँ से जाए, जो मर्जी यहाँ से आए, तुर्की जो है वो टैक्स नहीं ले पाएगा। ये बहुत बड़ी पाबंदी थी जो तुर्की के ऊपर लग गई। याद रखें कि नहर सवीज जो है वो रीढ़ की हड्डी है दुनिया भर की तजारत की। इसी तरह ये बासफोर्स जो है ये दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जगह है और आने वाले वक्त में ये पहले नंबर पर आ जाएगी। वो कैसे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब 100 साल के लिए ये मुआहदा था कि 100 साल तक तुर्की इसकी खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। अगर आपने कभी उम्रा किया हो या हज किया हो और आप तुर्कों को वहाँ पे उम्रे या हज पे आता हुआ देखें तो आप गौर करेंगे कि उनके हाथ में एक नक्शा होता है, क्योंकि उन्होंने बहुत अरसे तक वहाँ अपनी जिम्मेदारी अदा की है। मदीना मुनव्वरा और मक्का मुअज़्ज़मा में आने वाले लोगों की मेज़बानी की है और उनको इतना ज़्यादा उसके साथ लगाव और उन्स है कि वहाँ जब भी सऊदी अरब कोई नक्शे में तब्दीली करता है तो उनके मुआहदे के मुताबिक वो एक एक पत्थर और एक एक ईंट उठाकर वहाँ वापस ले जाते हैं अपने मुल्क में। वहाँ पे इस्तांबुल में बहुत बड़ा म्यूजियम है, वहाँ पे उन्होंने तमाम चीज़ें पहुँचाई हैं ताकि उनके लोगों को याद रहे कि अल्लाह ताला ने खाना काबा और मस्जिद नबवी की मेज़बानी की जिम्मेदारी उनके पास 625 साल तक रखी है। वहाँ जब तुर्क जाते हैं तो उनके पास नक्शे होते हैं, उनको एग्जैक्टली पता है कि किस सहाबी का घर कहाँ है। वो नक्शे के ऊपर कंपस रखते हैं और कदम गिन कर चलते हैं और खड़े होकर दुआ करते हैं। बाज़ औक़ात जो अरबी शुरते हैं या पुलिस वाले, उनको शुरता कहते हैं, वो उनको रोकते भी हैं, पकड़ते भी हैं, नक्शे भी छीनते हैं। लेकिन वो तुर्क जो हैं वो खास किस्म के लिबास में इकट्ठे होकर जाते हैं, एक तरह के दिखते हैं, एक तरह के जूते पहनेंगे, एक तरह के बैग्स पहनेंगे। वो बड़े इत्तेफाक के साथ और बड़ी अकीदत के साथ जाते हैं और तुर्क अक्सर खाना काबा को पकड़कर ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अपनी नाराज़गी ख़त्म कर दीजिए, जो मेज़बानी का शर्फ आपने हमें दिया था वो हमें वापस कर दीजिए। तुर्कों की पिछले 100 साल की दुआएं हैं। उन्होंने खाना काबा और मस्जिद नबवी में रो रो के दुआएं मांगी हैं कि आप अल्लाह ताला हमसे नाराज़गी ख़त्म कीजिए और अपने नबी के सदक़े हमें ये मेज़बानी वापस दे दीजिए। ये तुर्कों की ख्वाहिश है। अब ये जिम्मेदारी इस वक्त आले सऊद के पास है, जो सऊदी अरब के बादशाह हैं, जो वहाँ के हुक्मरान हैं। लेकिन तुर्क ये कहते हैं कि ये जिम्मेदारी हमसे छीन ली गई थी और हमें इस बात का शदीद अफसोस और दुख है। अब दोनों पाकिस्तान के बरादर मुल्क हैं, लेकिन तुर्कों की अपनी एक ख्वाहिश है, उसका भी हम एहतराम करते हैं, और एक जिम्मेदारी आले सऊद के पास है, उसका भी हम एहतराम करते हैं। लेकिन इन दोनों में से इसका अहल कौन है, इसका फैसला आप सब अपनी जगह पे कर सकते हैं। कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रख सकता हूँ। अब 100 साल खत्म होने वाले हैं, तुर्की करेगा क्या? तुर्की सबसे पहले जो उसका प्लान है वो ड्रिलिंग शुरू करेगा। तेल के लिए बहुत सारी जगहों पे तुर्की में तेल मौजूद है, वो तेल निकालेगा, दुनिया को बेचेगा या अपनी ज़रूरत का तेल फ़ौरन निकालेगा और उसमें खुद कफील होने की कोशिश करेगा। दूसरा, वो बासफोर के समंदर पे टैक्स लगाएगा
वो टैक्स लेने की कोशिश करेगा। जो जहाज वहां से गुजरते हैं उनसे कहेगा कि 100 साल मुकम्मल हो गए हैं, अब आप टैक्स दें, टैक्स दिए बगैर हम आपको यहाँ से नहीं जाने देंगे। इसके अलावा तुर्की एक नहर बनाने की तैयारी कर रहा है जिसका नाम इस्तांबुल कैनाल रखा गया है। ये कैनाल जो है ये मुस्तकबिल के अंदर आने वाले 5-7 साल के अंदर ये नहर स्वीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक नहर बन जाएगी। दुनिया भर के जहाज यहाँ से गुजरेंगे और तुर्की टैक्स वसूल करेगा, टॉल वसूल करेगा और इतना पैसा कमाएगा कोई सोच भी नहीं सकता। तो ये तो है इकानमी की सिचुएशन आने वाले वक्त में। दूसरा, आपने गौर किया होगा कि तैयब अर्दोगान ने एक और काम शुरू कर दिया है। फलस्तीन में कुछ होता है सबसे पहले आवाज उठाते हैं। उनका एक शिप भी गया था, आपको याद होगा, अद्वियात और मदद का सामान लेकर गजा तक। पाकिस्तानी सहाफी भी उसमें गए थे जिसमें इसराइल ने हमला भी किया था। उन्होंने बहुत कोशिश की है उनकी मदद करने की और तुर्कों की कोशिश है कि तैयब अर्दोगान की क़ियादत में फलस्तीन का मुकदमा बेहतर अंदाज में लड़ें। दुनिया में जहां भी मुसलमानों के साथ ज्यादती या जुल्म होता है तुर्की सबसे पहले खड़ा होता है, कश्मीर के हवाले से सबसे पहले आवाज उठाता है और ये बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों में अपना मुकाम पैदा करें। उनको इसकी क्या जरूरत है, इसको गौर से समझिए। तुर्की एक बहुत बड़ा प्लान लेकर चल रहा है। वो माशी लिहाज से अपने आप को मजबूत कर रहा है। उसने चीन के साथ ताल्लुकात बहुत मजबूत कर दिए हैं। मुस्लिम दुनिया में एक ही एटमी ताकत है, पाकिस्तान, उसके साथ उसकी गहरी दोस्ती है। अक्सर उनके लोग यहाँ विजिट करते हैं, तुर्क सदर भी आते रहते हैं, तैयब अर्दोगान खुद आते हैं यहाँ पे। तो ये सूरत हाल वो समझ रहे हैं और प्लान लेकर चल रहे हैं कि हमें किस किस की मदद की जरूरत मुस्तकबिल में होगी। और तुर्कों की एक ख्वाहिश ये भी है कि खाना काबा और मस्जिद नबवी की जिम्मेदारी उनको वापस मिले। क्या ये जिम्मेदारी उनको वापस मिलेगी? सऊदी अरब ऐसा कभी नहीं चाहेगा। अब ये मामला चला जाएगा वोटिंग के ऊपर। ईरान का वोट बहुत अहम है, पाकिस्तान का वोट बहुत अहम है, भारत बड़ा अहम हो जाएगा, उसमें मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद है। आज तक सऊदी अरब के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत थी या जिसकी वजह से सऊदी अरब अपने आप को महफूज समझता था, सऊदी अरब की मैं बात नहीं कर रहा। जो अरब के असल रहने वाले हित्ते अरब के अरब लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ आले सऊद की। आले सऊद अपनी हिफाजत और अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमेरिका के साथ दोस्ती करते हैं और उनकी दोस्ती बड़ी तगड़ी है। जितने भी तेल के कुएं हैं जहाँ से तेल निकल रहा है वो अमेरिकन कंपनियां निकाल रही हैं। ये दोनों एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं, इनकी इकानमी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, लिहाजा ये एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। अमेरिका को तो सऊदी अरब प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन सऊदी अरब को अमेरिका प्रोटेक्शन देता है, अपने इत्तेहादियों के जरिए से भी देता है। अब ये तो है सऊदी अरब का बंदोबस्त। यूरोपियन ममालिक से भी उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। उन्होंने बहुत सारी दुनिया को पेट्रोल दिया है। पाकिस्तानी बेशुमार वहाँ पर नौकरियाँ करते हैं, इंडियंस वहाँ पर नौकरियाँ करते हैं, बांग्लादेशी वहाँ पर नौकरियाँ करते हैं। तो उनकी इकानमी बहुत मजबूत है। तुर्की जो है अभी उसकी इकानमी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में बहुत बड़ी होने जा रही है। 2023 के बाद जब मुआहदा ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद वो तगड़े हो जाएंगे। अब मामला ये है कि तुर्की ने भी अपने हलीफ पैदा करने शुरू कर दिए हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान और मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक और सेंट्रल एशियन ममालिक और रशिया के साथ उसने अपने ताल्लुकात अच्छे किए हैं। अब नई सफ़बंदियाँ हो रही हैं और जो नई सफ़बंदियाँ हो रही हैं वो सब के सामने हैं। पाकिस्तान को आपको याद होगा कि सऊदी अरब ने एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत से रोक दिया था, पाकिस्तान मलेशिया नहीं जा पाया था। तो हर कोई अपना अपना जोर लगा रहा है, लेकिन इस वक्त जो है वो अमेरिका की कमजोरी वाक़ई हो रही है और इस बात पे सऊदी अरब को बहुत तशवीश है। और कुछ अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान जो आपसी उनके ताल्लुकात हैं वो भी उस तरह के नहीं रहे। इसकी रीज़न ये है कि अमेरिका के सऊदीया से जितने ताल्लुकात हैं वो सारे तेल की वजह से हैं। तेल उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है। अमेरिका के ताल्लुकात मफाद के होते हैं। अब तेल की बैन अल-अक़वामी सूरत हाल आपके सामने है और वो जल्दी संभलती नजर भी नहीं आ रही। तो इस सिचुएशन में अमेरिका को मजीद बोझ उठाने की जरूरत महसूस नहीं हो रही। कोरोना वायरस के बाद अमेरिका को बहुत बड़ा धचका लगा है, अमेरिका की इकानमी को बहुत बड़ा धचका लगा है। अमेरिका को संभलने के लिए एक बहुत बड़े पैमाने पर पैसा भी दरकार होगा और मैन पावर भी दरकार होगी। बहुत सारी मेहनत भी उनको करनी पड़ेगी और वापस उनको इस मुकाम पे आते आते बहुत टाइम लग जाएगा। चाइना ने अपने आप को संभाल लिया है और एक तगड़े हरीफ के तौर पर वो अमेरिका के सामने आके खड़ा है। चाइना के साथ तुर्की के जबरदस्त ताल्लुकात, पाकिस्तान के जबरदस्त ताल्लुकात, इवन सऊदी अरब ने भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। तो मेरे ख्याल में जो अगला प्लेयर होगा इस सारी सिचुएशन में वो चाइना होगा। यूनाइटेड स्टेट के कुछ ना कुछ शेयर तो रहेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में एक बड़े प्लेयर के तौर पर आने वाले सालों में जब तक ये मामला तय हो रहे होंगे 2023-2024 में, तो दुनिया की इस नई सफ़बंदी में चाइना एक बड़े प्लेयर के तौर पे होगा और बहुत सारी चीज़ों की फैसला साजी के अंदर उसका अपना एक रोल होगा। अमेरिका का वो रोल अब फ्यूचर में नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों में चाइना का मुकाबला नहीं कर पा रहा, टेक्नोलॉजी में नहीं कर पा रहा, एक्सपोर्ट्स में नहीं कर पा रहा और डॉलर की सिचुएशन भी फ्यूचर में वो नज़र नहीं आती जो माजी में नज़र आती थी। और कोरोना के बाद तो वो बहुत बुरी तरह एक्सपोज भी हुए हैं।
अमेरिकन खुद सोचेंगे कि अब उनको किस तरफ जाना है। तो सऊदी अरब के साथ उनका तेल का एक रिश्ता था, जो रिश्ता अब कमजोर होता जाएगा, और ज्यादा कमजोर इसलिए हो जाएगा कि आने वाले वक्त में तेल की वो कीमत नहीं रहेगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ जाएंगी, सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स बन जाएंगी, और लिथियम के बहुत बड़े बड़े ज़खायर जो हैं वो इधर सेंट्रल एशिया में हैं, और ये सारे ज़खायर पहुंचेंगे चाइना में, और नई प्रोडक्ट्स आएंगी दुनिया में। तो तेल की और डीजल की खपत में कमी होगी, और जब इनमें कमी होगी तो ये चीजें सस्ती बिकेंगी, ये मसनूआते पेट्रोलियम सस्ती हो जाएंगी। जब ये सस्ती हो जाएंगी तो एक वक्त आएगा कि इनको निकालने का खर्चा ज्यादा होगा और उनकी कीमत कम होगी। तो उस वक्त फिर वो ममालिक जिनका इन्हसार तेल के ऊपर है वो कमजोर पड़ जाएंगे, जिनका इन्हसार तजारत के ऊपर है, टूरिज्म के ऊपर है, इजादात के ऊपर है, टेक्नोलॉजी के ऊपर है, वो आगे बढ़ते जाएंगे। तो तुर्की इस मामले में सऊदी अरब से आगे है। अब ये अभी सिचुएशन तो ऐसी डेवलप नहीं हुई, लेकिन फ्यूचर में ये सिचुएशन बन सकती है। और पाकिस्तान किस तरफ होगा इसका एक वाज़ेह इशारा पाकिस्तान टेलीविजन पे चलने वाला एक ड्रामा अर्तुगरुल गाजी है, जो पॉलिसी के तहत चलाया जा रहा है। ऐसे ही नहीं चलाया जा रहा। मुझे उम्मीद है सब ने वो ड्रामा ज़रूर देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो भी ज़रूर देखें और समझे कि हमारा सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था और हम किस तरफ को जा रहे हैं। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि क़यामत से पहले खिलाफत कायम होगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अगर ये रिसर्च जो मैंने की है और आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखे हैं, अगर आपको पसंद आए तो हमारी हौसला अफजाई के लिए आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को, इसको लाइक करें और इसको दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम और अच्छा काम करें। बहुत शुक्रिया।